हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अन्नू। आज हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम करेंगे प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका फंडामेंटल राइट था अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ के अंदर ये आता था। और आर्टिकल 31 जो है वो भी राइट टू प्रॉपर्टी के साथ में डील करता था। ठीक है, तो आर्टिकल 19 जो है वो क्या बोलता था, वो गारंटी देता था दैट एवरी सिटीजन द राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि हर सिटीजन के पास जो है एक्वायर और होल्ड करने के लिए का जो राइट है वो हर सिटीजन के पास है प्रॉपर्टी का। ठीक है, आर्टिकल 31 क्या बोलता था? आर्टिकल 31 बोलता था कि कोई भी पर्सन हो, ठीक है, वेदर इट इज सिटीजन और नॉन सिटीजन, राइट अगेंस्ट डेप्रीवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। यानी कि आप उसकी प्रॉपर्टी को जो है उसका जो अधिकार है उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 31 था। इट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई भी और इंसान आपकी प्रॉपर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकता है। ठीक है, इट एम्पावर्ड द स्टेट टू एक्वायर और रिक्विजिशन द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन ऑन 2 कंडीशन। 2 कंडीशन पे, पहला, एक तो पब्लिक पर्पस के लिए जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता था, और दूसरा, अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन जो है ओनर को मिलना चाहिए। तो देख लिए पब्लिक पर्पस क्या है। ये यदि आपको स्कूल बनाना है, आपको हॉस्पिटल बनाना है कहीं पे, ठीक है, कोई सरकार का प्रोजेक्ट है जो कि पब्लिक हित के लिए ज़रूरी है, यानी कि रेलवे लाइन हो गया या मेट्रो हो गया या कोई भी हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का ये होता है पब्लिक पर्पस आपका। दूसरा है कि पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, एक प्रॉपर अमाउंट उसका जो प्रॉपर्टी आपने ली है ऑनर को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में जब फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये जो आपका फंडामेंटल राइट था बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का बहुत बार कन्फ्रंटेशन हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो अब हुआ था, तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है आपके लाए गए थे, और बोला गया था कि अगर देखिए आज़ादी से पहले जैसे ज़मींदार लोग होते थे, ठीक है, ज़मींदार होते थे, बहुत सारे जागीरदारी होती थी, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती थी तो लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें इकट्ठी हो गई थी। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है जिन लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा थी, एक जो आपका ये प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस लाने की चीज़ स्टार्ट हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कांग्रेस थी उसने बोला कि जिन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है वो जो है एक प्रॉपर इक्विटेबल तरीके से जो है ज़मीन का अभी जो रिसोर्स है, आपका लैंड रिसोर्स है, उसको एक इक्विटेबल तरीके से लोगों को दिया जाएगा। ये नहीं कि बस कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो वो और वही बस कब्जा करके बैठे रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो जो आपके जमींदार लोग थे वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इसमें मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी आपकी, उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, और अमेंडमेंट करके बोला कि नहीं, इस तरीके से अगर किसी के पास बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स है तो उसको इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे अमेंडमेंट आपके राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका फंडामेंटल राइट था उसके अंदर हुए। फर्स्ट हुआ 4th, 7th, 25th, 39th, 40th, और फिर हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C ये ऐड किया गया और मॉडिफाई किया गया टाइम टू टाइम पे टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपका, देखिए ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा या आपकी गवर्नमेंट हमेशा गलत होती थी। गवर्नमेंट हम कहीं कहीं पे सही भी होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कभी
ऐसा होता था कि गलत होता था तो उसके इफेक्ट को नलीफाई किया जा सकता था। तो ये जो आर्टिकल टाइम टाइम पे इसीलिए मॉडिफाइड किए गए थे, ठीक है। एंड टू प्रोटेक्ट ए सर्टेन लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी भी ग्राउंड पे आपका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने से बचाने के लिए ये जो आपका आर्टिकल 31A B और C था उसको ऐड किया गया था, ठीक है। फिर बोलता है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, उसके थ्रू जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो फंडामेंटल राइट था उसको रिपील किया गया और उसके अंदर आर्टिकल 19 और आपका आर्टिकल 31 फ्रॉम पार्ट 3, ये जो दोनों आर्टिकल थे उसको रिमूव कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 300A के अंदर पार्ट 12 के अंदर जो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी ऐड किया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। लेकिन और ये अभी आपका बेसिक स्ट्रक्चर का कोई जो है पार्ट नहीं रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका ये अभी लीगल राइट हो गया है, तो लीगल राइट होने की वजह से अभी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आपका राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट, उसके कुछ इम्प्लीकेशंस है। इम्प्लीकेशन क्या है, देखिए इम्प्लीकेशन है, इट कैन बी रेगुलेटेड यानी कि कर्टेल, एब्रिज्ड और मॉडिफाइड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि आपका जो ये एक्ट है इसको रेगुलेट कर सकती है सरकार, हटा सकती है और मॉडिफाई कर सकती है बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, ठीक है। इट प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। यानी कि अगर आपका कोई डीएम आपको ऑर्डर दे रहा है कि हाँ हमें जो प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर आपका लिया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट आप प्रोटेक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये बोल रहा है कि नहीं हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके अगेंस्ट आप प्रॉपर्टी को जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे केस में आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ले ली जाएगी, ठीक है। फिर बोलता है इन केस ऑफ वायलेशन द एग्रीव्ड पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली मूव सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो अंडर आर्टिकल 32 में क्या है, आपका रिट जुरिसडिक्शन है, जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। ही कैन मूव टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो क्योंकि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो वाइडर है देन द सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को एंटरटेन करेगा, ठीक है। अगर उसका वायलेशन होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट का जो 226 आर्टिकल के अंदर जो जुरिस्डिक्शन आता है उसमें आपका लीगल हो गया, स्टैट्यूटरी राइट हो गया या फिर कोई भी नॉन फंडामेंटल राइट हो गया है, तो ये आपका हाई कोर्ट एंटरटेन करता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। यानी कि अगर आपका स्टेट ने कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया है, ठीक है, तो उसके अंदर गारंटीड कंपनसेशन नहीं मिल सकता है। पहले क्या था, पहले था कि आपको राइट टू कंपनसेशन था, यानी कि अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी सरकार ने ली है तो सरकार उसे एक अच्छा सा एक डिसेंट सा कंपनसेशन देगी, ठीक है। लेकिन गारंटी नहीं है। अभी यहाँ पे जब अमेंडमेंट आया तो यहाँ पे बोला गया कि नो गारंटी राइट टू कंपनसेशन, यानी कि कंपनसेशन की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर बोलता है दो द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर पार्ट 3 हैज़ बीन अबॉलिश्ड, Part 3 still carries two provisions which provide for the guaranteed right to compensation in case of acquisition or requisition of the private property by the state. These two cases where compensation has to be paid are: first, when the state acquires the property
ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30, ठीक है। यानी कि स्टेट अगर आपका एक्वायर करता है माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, तो ऐसे में कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको आर्टिकल 30 में भी पढ़ाया था कि ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है वो एक्वायर कर लेगी। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो, तो आपको उसको एक अच्छा खासा कंपनसेशन देना पड़ेगा, ताकि वो कहीं और ज़मीन लेके अपना स्कूल जो है बना सके। और अगर आप प्रॉपर अमाउंट नहीं दे पा रहे हो तो ज़मीन दे सकते हो और कंपनसेशन दे सकते हो साथ में, ताकि वो कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको करवा के स्कूल बनाया जा सके, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 30 है, जिसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है कि अगर स्टेट एक्वायर करता है तो आपको कंपनसेशन जो है पे करना पड़ेगा। दूसरा बोलता है व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द लैंड हेल्ड बाय ए पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन एंड लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स। देखिए स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट क्या होती है एक प्रॉपर बोलते हैं कि देखिए एक मिनट में समझाती हूँ आपको। देखिए स्टैट्यूटरी सीलिंग एक जो लिमिट होती है वो होती है कि अगर मान लीजिए कोई भी लैंड है, लैंड पे आपने बोल दिया कि इतने, एक लिमिटेशन होती है कि 500 स्क्वायर फीट ही एक इंसान के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर स्टैट्यूट 500 लिमिट छोड़ के आपके पास अगर 400 स्क्वायर है, 400 स्क्वायर आपका जो लैंड का एरिया है वो उतना ही 400 है 500 की जगह पे, तो आपका जो लैंड है वो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर सरकार एक्वायर कर लेती है ज़मीन को तो आपको एक कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 500 स्क्वायर फीट ना होकर के 600 है, तो अगर स्टेट उसको एक्वायर कर लेती है तो ये स्टेट की मर्जी होती है कि वो आपको कंपनसेशन दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। लेकिन अगर आपका स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट के अंदर आता है और आपका कोई भी पर्सन जिसका एग्रीकल्चरल अगर लैंड है आपका, तो उस पर स्टेट आपको कंपनसेशन देगी। ये आपका आता है आर्टिकल 31A के अंदर, ठीक है। तो जो आपका पहला प्रोविज़न है, यानी कि जो फर्स्ट प्रोविज़न जो आपका स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला है, ये आपका ऐड किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। और जो आपका सेकंड है, यानी कि पर्सनल कल्टीवेशन और लैंड इज विद इन ए स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट, आर्टिकल 31A को ऐड किया गया था बाय द 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964, ठीक है। तो बाकी के जो तीन हैं आर्टिकल 31A, 31B, 31C वो देखेंगे, ये फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आगे देखते हैं कि क्या बोलता है। 31A बोलता है आपका सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट, ठीक है। देखिए आर्टिकल 31A आपका ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 और 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964, ये अमेंड किया गया था इसके अंदर, ठीक है। तो इस आर्टिकल, ये दो आर्टिकल की बातें करता है। पहला है आर्टिकल 14, एक है आर्टिकल आपका 19, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 19 था आपका प्रोटेक्शन ऑफ इक्वल 6 राइट्स, यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, इन सब की बात की गई थी, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपका अगर ये जो दो आर्टिकल हैं, ठीक है, अगर आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को अगर कोई चीज़ वायलेट करती है तो वो नलीफाई हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। बट आर्टिकल 31A बोलता है कि 5 तरीके के नियम और कानून के लिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वायलेशन किया जा सकता है। कौन कौन से 5 नियम हैं, देखिए। पहला है एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट, यानी कि अगर स्टेट एक्वायर कर लेती है और कोई भी राइट है स्टेट के पास उस चीज़ से रिलेटेड,
तो एक्विजिशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है कि जैसे भी कोई इंक्लूडिंग, देखिए आपका जो पीछे रेफरेंसेस है उसके अंदर ये दिया हुआ है कि स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं अपने लक्ष्मीकांत में क्या होता है, इंक्लूडिंग जागीर्स, इनाम्स, मुआफ़ी एट्सेट्रा, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी तो उनसे ये ज़मीन जो है ली जा सकती है, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं उनको ये ज़मीन दी जा सकती है, ठीक है। फिर बोलता है टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, या अगर किसी भी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो स्टेट उसको टेक ओवर कर सकती है, यहाँ पे ये बोला गया है, यानी कि मैनेजमेंट कर सकती है, ठीक है। तीसरा है एमलगेमेशन ऑफ कॉरपोरेशन। देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन और कंपनीज होती थी तो ब्रिटिश राज के टाइम पे तो वो उसी रूल के हिसाब से काम कर सकती थी। तो कॉरपोरेशन का जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे लेबर राइट हो गया, टैक्स रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गई का, इन सब चीज़ों का बहुत इशू होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद ये सब बहुत इशू था, तो यहाँ पर भी स्टेट जो है उस सिचुएशन में टेक ओवर कर लेगी, ठीक है। फिर बोलता है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स और डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर ऑफ कॉरपोरेशन। तो ये जो कंपनी के लोग थे, यानी कि जो डायरेक्टर थे, आपके शेयर होल्डर थे, वो ब्रिटेन के हिसाब से काम कर रहे थे और लोगों के राइट का वायलेशन कर रहे थे। तो लोगों के जो फंडामेंटल राइट थे उनको बचाने के लिए सरकार इन कंपनीज का मैनेजमेंट कर सकती है, उसको टेक ओवर कर सकती है, ठीक है। फिफ्थ है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज। देखिए ब्रिटिश राज के टाइम पे बहुत सारे जिन लोगों को ये जो अधिकार मिला हुआ था कि वो खनन कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंस के बाद ये अधिकार आपसे छीना जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी 5 चीज़ें थी वो इसमें बोली गई हैं कि अगर ऐसा होता है तो आपका आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन होता है, तो ऐसे में आप जो है आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है The Article 31A does not immunize a state law from judicial review unless it has been reserved for the President's consideration and has received his assent, ठीक है। ये बोलता है कि मान लो कोई एक स्टेट लॉ बनाती है आपका, तो ये बोलता है कि क्या आर्टिकल 31A इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से, तो ये बोलता है कि हाँ इम्यून है। अगर लॉ बनाने के बाद प्रेसिडेंट के पास जो आपका लॉ है वो भेजा गया है और प्रेसिडेंट उसे अपनी मंजूरी दे चुका है, ठीक है, और साइन कर चुका है, तो ऐसे में आपका जो ये 31A आर्टिकल है उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 31A एक और बात बोलता है कि आपका This article also provides for the payment of compensation at market value when the state acquire the land held by a person under his personal cultivation and land is within the statutory ceiling limit। ये मैंने आपको बताया था कि क्या होता है स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट, एक पर्टिकुलर जगह पे एक लैंड लेने की परमिशन है एक किसी भी पर्सन को, लेट्स से 500 एकड़ है, ठीक है, वो रख सकता है अपने पास। तो सरकार ने ये डिसाइड कर दिया कि इस जगह की जो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट है वो होगी 500 एकड़। तो 500 एकड़ तक की ज़मीन को पर्सन के पास वो इंसान जो है रख सकता है। इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि किसी के पास अगर स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट जितना एग्रीकल्चरल लैंड है, तो अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड उससे लिया गया तो इक्विवेलेंट टू मार्केट उसको कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। बट अगर ज़्यादा ज़मीन है तो सरकार चाहे तो पैसा दे सकती है और अगर चाहे तो नहीं भी दे सकती है, ठीक है। तो ये जो बात है वो आपका आर्टिकल 31A में बोली गई है कि अगर आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है उसका वायलेशन हो रहा है तो आप जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल 31B के ऊपर, ठीक है। आई होप ज़्यादा नहीं हो रहा है आप लोगों को, तो आप आज ये आर्टिकल 31B और कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि 31C करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो 31B बोलता है
saves the act and regulation including in the ninth schedule from being challenged and invalidated on the ground of contravention of any of the fundamental rights। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि एक नाइन्थ शेड्यूल बनाया जाएगा और ये नाइन्थ शेड्यूल बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है अपने टाइम में। ठीक है, इसको जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था और बोला गया कि नाइन्थ शेड्यूल के अंदर कुछ भी आपका अगर डाला जाएगा तो वो जुडिशरी जो है आपकी उसको टच नहीं कर सकती है। दैट मीन्स आपका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। उस समय पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई कि अगर कोई नियम कानून बना है तो उस नियम कानून को नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया गया तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बोली गई थी, लेकिन स्कोप जो है आर्टिकल 31B का वो वाइडर है देन आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31B immunizes any law including in the ninth schedule from any fundamental right whether or not the law fall under any 5 category specified in article 31A। ठीक है, तो यही बात बोली गई है कि अगर आपका कोई भी 31 आपका नाइन्थ शेड्यूल के अंदर कोई भी चीज़ अगर डाल दी गई तो उसका कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर एक जजमेंट आया आपका IR कोहलो केस का 2007 में। ठीक है, इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी भी चीज़ को जुडिशियल रिव्यू आपको सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती है आपको जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है, तो अगर कि आप कोई भी चीज़ बना दो, ठीक है, कोई भी लॉ बना दो और उसे नाइन्थ शेड्यूल में डाल दो तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इट्स सेड दैट 1973 में केशवानंदा भारती के जो हुआ था तो उसमें जो नियम कानून बने हैं आपके 24 अप्रैल 1973 के बाद जो आपके जितने भी नियम कानून बने हैं उसको आप आर्टिकल 31B के और नाइन्थ शेड्यूल में डाला गया तो दैट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, यानी कि आपका जितना भी देखिए 24 1973 के बाद जितने भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है, जो कि गारंटेड अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको आपका चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो आपका जो जुडिशियल रिव्यू है वो आता है आपका एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो आप इसको किसी भी लॉ के अंदर पुट करके ये नहीं कह सकते कि आपको जो है मतलब आप इसको जुडिशरी के अंडर ला ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की टाइम में जो है आपकी जुडिशरी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर है और वो किसी भी चीज़ के अंदर दखल अंदाजी कर सकता है। ठीक है, फिर बोला गया कि इट वॉज ऑन 24 अप्रैल 1973 सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट प्रोपाउंडेड डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स लैंडमार्क वर्डिक्ट इन केशवानंदा भारती केस। ठीक है, तो आपका जो केशवानंदा भारती केस हुआ था ये आपका हुआ था 24 अप्रैल 1973 को, जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी और उसके बाद अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 और कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप उसे कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बोला गया है आर्टिकल 31B के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो फिर आते हैं अपना आर्टिकल 31C के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 31C क्या है? सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट में लाने के लिए आपका जो लॉ को सेव करने का तरीका है वो क्या है? देखिए, इसको ऐड किया गया था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर दो प्रोविजन आपके आए थे। इसमें क्या थे कि नो लॉ दैट सीक टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B और C, यानी कि आपका आर्टिकल 39B और 39C
shall be void on the ground of contravention of the fundamental right conferred by Article 14, equality before law and equal protection of law, और Article 19। ठीक है, यानी कि आपका बोलता है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल इन आर्टिकल 39B और 39C के जो प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करने के लिए अगर सरकार कोई भी नियम कानून बनाती है, ठीक है, और वो आपके नियम कानून जो हैं वो आर्टिकल 14 और 19 को वॉयलेट करते हैं, तो नियम कानून जो है वो सही माना जाएगा, उसको नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका बोलता है फर्स्ट प्रोविजन। फिर सेकंड प्रोविजन में क्या बोलता है कि नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ऐसा नियम कानून बनता है और उसे तो आप उसे जुडिशरी के अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये क्या बवाल है। इस पर जो है फिर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन आया कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको आपका जो पहला जजमेंट है वो आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए कि वो माना जा सकता है। ठीक है, तो चलो वो ठीक है, बट आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि कोई भी जो आपका लॉ रूल है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर को जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को आप इस तरीके से तो आप हटा रहे हो। अगर सेकंड प्रोविजन को देखा जाए तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और आप इसे हटा नहीं सकते हो। ठीक है, तो इन सब के अंदर जो क्या हुआ कि आपका जो पहला प्रोविजन है वो ठीक है, बट दूसरा प्रोविजन सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया। ठीक है, फिर एक बात और बोली गई कि आप फिर यहाँ पे बोलते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 extend the scope of the above first provision of Article 31C by including within its protection any law to implement any of the directive principles specified in Part 4 of the Constitution, not merely in 39B or C. However, this extension of declaration unconstitutional and invalid by Supreme Court in Minerva Mill case 1980। देखिए, इसमें बोला गया है कि सिर्फ आपको क्या लगता है कि जो ऊपर एक प्रोविजन में बात की गई है पहले वाले में कि आर्टिकल 39B और C से ही बात की गई है? नहीं, यहाँ पे बात की गई है कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आपका कोई भी जो फंडामेंटल राइट है अगर उसका वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये वही बात बोल रहा है कि किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर हम कोई भी नियम कानून बनाएंगे इन आर्टिकल 31C के अंदर तो आर्टिकल 14 एंड 19 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना जो है इंटरफेयर किया यहाँ पे कि आप ये किस तरीके क्या बातें कर रहे हो, ये क्या बवाल कर रहे हो। मिनेर्वा मिल केस 1980 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप जो ये एक्सटेंशन कर रहे हो डीपीएसपी का, ये आपका एक्सटेंशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है। ठीक है, और बोला कि ये जो प्रोविज़न है सिर्फ और सिर्फ आपका आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए है, सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है 31C। तो इसी के हिसाब से बस आपका एक जो प्रोविज़न है वो आपका भी वैलिड है। बाकी जो दूसरा आपका प्रोविज़न है जिसके अंदर ये बोला गया था कि आप किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, जुडिशरी के अंदर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, तो ये आपका जो है वो नल एंड वॉइड यानी कि स्ट्रक डाउन कर दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 31C। आई होप के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।